इंसान जब स्टोन एज में था तो हाँ। जब वो बाहर जाता था कुछ भी करने के लिए हाँ। तो अगर एंजाइटी नहीं होगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। हाँ। स्ट्रेस का ना एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व होता है। तो Okay. अगर आपका स्ट्रेस ऑप्टिमम लेवल पे होगा, मध्यम लेवल पे रहेगा, तभी आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। लोगों को लगता है कि जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं साइकाइट्रिस्ट से, उन सब में या तो नींद बहुत आएगी या फिर आप डिपेंडेंट हो जाओगे। देखिए, आप कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे आपको डिपेंडेंसी हो सकती है। जिंदगी की हर एक छोटी सिचुएशन ट्रॉमा नहीं है। 0 to 1 की एज पे अमाउंट ऑफ गैजेट जो देना चाहिए वो 0 है। क्या वजह हो सकती है कि सुसाइड इतनी ज्यादा बढ़ रही है? आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो सुसाइडल हो रहा है? मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन्स पे प्रेशर जो है बहुत है। आज के दिन में ज़्यादातर अगर आप यंग बच्चों से बोलोगे वो आपको बोलेंगे मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। राइट। कैसे कमाना है ये नहीं पता। खुद का भी तो आप सपोर्ट सिस्टम बन ही सकते हैं ना। 60% इंडियंस ने कहा कि वो ओपन मैरिज के लिए को चुनते हैं। बट इंसान अगर जब उसको रियलाइज हो गया कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है और वो उसमें फिर भी है, वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, क्यों नहीं निकल पाते लोग ऐसे रिलेशनशिप? क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को छोड़ना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। मुझे कि मैं रिजेक्शन को कैसे डील करूं, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है। तो पर्सनलाइज ना करें, सबसे पहली चीज। चिंता ऐसे डाकनी काट कलेजा खाए, वैद मरा इलाज करे, रोग न काटा जाए। कबीर का ये दोहा सालों पहले का है, लेकिन यकीनन आप आज भी इससे उतना ही कनेक्ट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की भी है। पहले भी लोगों में तनाव होता था। नेशनल मेडिकल हेल्थ सर्वे NMHS के मुताबिक 2015-16 में तकरीबन 11% भारतीय मेंटल डिसऑर्डर का शिकार थे। इसके अलावा 14% में इसके होने की पूरी संभावना थी। और ये डेटा मैं 2015-16 का दे रही हूँ, यानी कि कोविड से पहले का। तो आप समझ सकते हैं कि अब हालात कैसे होंगे। मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामना छिब्बर जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो दर्शकों को बताएं कि मेंटल हेल्थ, जो कि मैंने अभी डेटा दिया, मुझे जहां तक लगता है कि ये अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। कितनी इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर ध्यान दें? मेंटल हेल्थ की बात आजकल हर कोई कर रहा है, क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट होती जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन में लोगों को ज्यादातर समझ आने लग गया है कि अगर हम अपनी जिंदगी को बखूबी जीना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं अच्छे से चलें, हम अपने काम पे अच्छे से परफॉर्म करें, देन मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सही से सोच नहीं पाएंगे, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने एक्शंस में भी सही तरीके से अपने आप को इमर्स नहीं कर पाएंगे, जिनसे कि आप अपने गोल तक पहुंच पाएं। तो अगर आपको अच्छी एक जिंदगी जीनी है, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड। कोई भी इंसान जो अगर मानसिक रूप पे स्वस्थ नहीं है, वो अपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखने के लिए स्ट्रगल करेगा। किसी की फिजिकल हेल्थ खराब है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। जैसे आपने कहा कि जो आंकड़े आपने अभी बताए वो हमारे कोविड से पहले थे। अगर आप WHO की स्टडीज देखेंगे तो कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी 20 से 25% बढ़ गए थे। इतना इम्पैक्ट आता है किसी भी एक नई सिचुएशन का, किसी भी एक स्ट्रेसर का, कि जिससे कि इंसान को अपने आप को सही रास्ते पे रखना, अपने मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करना, उसमें बहुत चैलेंज आ सकता है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम मेंटल इलनेस से दूर नहीं रह पाएंगे। एंड दोनों चीजें अलग हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य है वो आप अपने में बहुत जरूरी है, और आपको मानसिक बीमारी से दूर रखने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, हमने बात की कि कोविड के दौरान बहुत हुआ जी। ये तो कुछ लोगों के लिए तो ये था कि ब्लेसिंग है कि हम अब घर में रह रहे हैं, लेकिन वो घर में रहते रहते इतना ज्यादा हो गया कि अब लोग सोशल होने से भी डर रहे हैं। जी। ये दोनों एकदम ऐसे ऑपोजिट सिचुएशन, आयरनी की तरह से हो गया कि एक तरफ जब आपको घर में रहने के लिए कहा गया तो आप डिप्रेशन में चले गए या स्ट्रेस में हो गए। तो किस तरह से, क्या
कोविड ने क्या इम्पैक्ट किया हम सबके मेंटल हेल्थ पर? क्योंकि अभी हाल ही में एक स्टडी ये भी आई है जी कि आफ्टर कोविड लोगों के ब्रेन जो है कुछ महीने बूढ़े हो गए हैं जी 5-6 महीने जो उनका ब्रेन है वो पीछे चला गया है। तो कोविड ने हमारे दिमाग पे किस तरह से? देखिए, कुछ समय के लिए जब हमारी जिंदगी में कोई भी चेंज आता है, कोई भी परिवर्तन आता है, हम उसको एक एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं कि कुछ नया है, कुछ अलग है, हम उसको समझना चाहते हैं, उसको टटोलना चाहते हैं, हमें लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट कोई चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही लंबे समय तक रह रही है, उसका बहुत गहरा प्रभाव आ रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है कि अगर आप उठ के बाहर जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, अब सडनली आपका वो कंट्रोल नहीं रहा, आपको एक हेल्पलेसनेस की एक्सपीरियंस होता है। इंसान, अगर आप अपनी बचपन की साइंस की किताबों को खोल के देखेंगे तो पहला पन्ना लिखा होता था मैन इज अ सोशल एनिमल। राइट। तो इंसानों को किसी ना किसी फॉर्म में सोशल इंटरेक्शंस की जरूरत होती है। ये एक रियलिटी है। कुछ समय के लिए आपको घर में रहना पड़ा क्योंकि आपको बीमारी से बचना है, वो एक अलग चीज है। बट वो जो समय है वो बढ़ता जा रहा था और हमारे सामने कोई एंड पॉइंट नहीं था। राइट। आप मैराथन भी भागते हैं तो आपको पता है आपको कितनी लंबी मैराथन भागनी है, आपको पता है कि चलो मुझे अपने आप को इतनी देर के लिए स्ट्रेच करना है। बट कोविड के दौरान हमारे सामने कोई क्लैरिटी नहीं थी कि हमको कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कब तक लोगों से दूर रहना है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज करता है। एंड जब आप घर में रह रहे हैं जिसकी आपको आदत नहीं है, जिन इंटरैक्शन से आप दूर रहे हैं इतने समय से, सडनली वो सारी आपके ऊपर आ गई। बिल्कुल। अगर आप अपने फैमिली के साथ थे, कई लोग ऐसे थे जो अपने घर परिवार से दूर आके अर्बन एरियाज में रह रहे हैं या अलग सिटीज में रह रहे हैं। उन लोगों के लिए सडनली सोशल सपोर्ट खत्म हो गया। क्योंकि अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखो, अकेलापन वाला एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आप अपने दिन के 10-12 घंटे या तो सड़क पे या फिर ऑफिस में बिता रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके बगल वाले घर में कौन है। और समय ऐसा था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो कोई भी बाहर निकलने में बहुत घबरा रहा था, तो आप नए लोगों को तो मिलना ही नहीं पा रहे थे। तो एक हाथ पे आइसोलेशन एंड लोनलीनेस बढ़ रही थी जिसकी वजह से डिप्रेशन एंड एंजाइटी बढ़ रही थी, तो दूसरे हाथ पे लोगों के घरों में तनाव बढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे क्योंकि अब इकट्ठे रहने की आदत ही नहीं है। तो वहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज होने लग गए थे आपस में। राइट। आपने एंजाइटी की बात की जी। ग्लोबली जो एंजाइटी है वो 13 से 25%, मोर देन 25% इंक्रीज हुई है बीते कुछ सालों में जी। तो क्या एंजाइटी किस तरह से, मतलब क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मैंने भी मुझे एंजाइटी हो रही है जी। आप कैसे समझेंगे कि ये एक नॉर्मल घबराहट है या एक्चुअली एंजाइटी है? थोड़ा इसको डिफाइन करें। देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारे साइकोलॉजी साइकाइट्री से रिलेटेड होते हैं, जो आम तौर पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ चुके हैं। तो एंजाइटी एज एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड एंड एंजाइटी एज अ डिसऑर्डर में अंतर है। अब अंतर क्या है? घबराहट होना, बेचैनी होना, रेस्टलेस फील करना, कई नई सिचुएशन में नर्वसनेस होना, वो तो नॉर्मल है। उसका एक अडेप्टिव वैल्यू है। क्योंकि इंसान जब स्टोन एज में था तो जब वो बाहर जाता था कुछ भी करने के लिए, तो अगर एंजाइटी नहीं होगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अच्छा, एंजाइटी एक तरह से फिर आपका वेपन है, कह सकते हैं कि इन अ वे। हाँ जी, सेल्फ प्रिजर्वेटरी मैकेनिज्म है। क्योंकि आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, तो आप रिस्क नहीं लेंगे उतना ज्यादा, आप ध्यान से चीज को करेंगे। अगर आपको डर नहीं लगता तो आप आग में भी हाथ डाल देंगे, है ना? तो वो डर का अपना रोल है। बट जब वो डर बिना किसी कारण के उन सिचुएशंस में भी आने लग जाए जिनमें पहले आपको पता था कभी डर नहीं होता था, घबराहट नहीं होती थी, जहाँ पे आपको पता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, और वो डर या वो घबराहट उस लेवल पे हो रही है जहाँ पे वो आपकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही है। माने कि आज के दिन में आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप अपने रिलेशनशिप्स में सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपको डर लग रहा है लोगों से बात करने में, एकदम से घबराहट बेचैनी बन जाती है। तो जब फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आता है हमारे लिए, तब वो बीमारी का रूप लेने लग जाती है। और ये इम्पैक्ट लंबे समय के लिए रहना चाहिए जी। तो हम किन्हीं बीमारियों में हमको चाहिए कि सिम्टम जो है हफ्ते के लिए हो, किन्हीं में होता है कि 2 हफ्ते के लिए हो। जैसे एंजाइटी एटलीस्ट कंटिन्यूअसली 2 हफ्ते रहेगी,
6-8 महीने के लिए आप देख रहे हैं कि उस तरह का एक पैटर्न बनते जा रहा है। वो एंजाइटी आपको डिफरेंट सिचुएशंस में हो रही है, या माने सिर्फ सोशल सेटिंग्स में हो रही है, आपको वहाँ पे जाने में घबराहट हो रही है, आप अवॉइड कर रहे हैं वहाँ पे जाना, इस तरह के अगर असर हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली रह रहे हैं, ओके, देन प्रॉब्लम है। बट अगर मानो मुझे एक जगह पे एक बार हुई और उसके बाद कभी नहीं हुई, तो वो डिसऑर्डर नहीं है, वो हो सकता है एकदम ऐसी एक नई सिचुएशन आई तो मैं डर गई। टीम में बच्चों को बहुत बताने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आपने कोई ऐसी सिचुएशन आई, आई गेस वो नर्वस होना है जी, तो अब बच्चे क्या कहते हैं कि एंजाइटी हो रही है, हमें एंजाइटी है जी, मे भी थोड़ा पैर भी कांपने लग जाए आपका या कुछ ऐसा। पर ये वही वाली चीज हो गई कि अगर लॉन्ग रन में नहीं आ रहे हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स, तो फिर वो डिसऑर्डर नहीं है, वो घबराहट हो सकती है, वो उस समय आपका नर्वसनेस है, वरी है, कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, इमोशनल एक्सपीरियंसेस इंसान को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होते ही हैं। गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, आप कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कई बार डिजेक्टेड फील करते हैं, कभी लगता है कि फ्यूचर में कैसे होगा, मतलब हर एक तरह की सोच आती है, हर एक तरह के इमोशंस आते हैं, वो होना नॉर्मल है। और एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो हम कुछ भी घबराहट को एंजाइटी का नाम ना दें। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी शायद आप स्ट्रांग, एक मेंटल हेल्थ भी आपकी थोड़ी बेहतर होगी और आप खुद को संभालना सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि ये एक मुझे से डरना नहीं है। हाँ, जब आप किसी चीज को एक बहुत बड़ा टर्म उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो उस टर्म के साथ जो एसोसिएटेड थॉट प्रोसेसेस हैं, वो आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है, मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ इस सिचुएशन में, तो मैं फिर मेरा जो डर है वो बढ़ने लगता है। और आई गेस उसके बाद आप वो जिम्मेदारी नहीं उठाते कि नहीं मुझे ये करना है, आप बैक फुट पे जाते हैं एक एक्सक्यूज लेकर कि मुझे तो एंजाइटी फील हो रही है, तो मैं थोड़ा बैठूं, खुद को काम करूं, और वो बिल्कुल हाँ, तो वो एक डिसऑर्डर है और उसको समझना बहुत जरूरी है। हर छोटी घबराहट को एंजाइटी ना समझा जाए। एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, थोड़ा आप डिस्क्राइब करो कि कैसे आप खुद को समझें कभी किसी भी सिचुएशन में, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रॉमा में हूँ या मैं डिप्रेशन तो ऐसा हो गया है कि बिल्कुल ही जरा सा किसी से झगड़ा हुआ मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, एग्जाम के बाद डिप्रेशन फील होने लग जाता है जी। लेकिन वो एक मेडिकल टर्म है जी, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों अलग अलग, थोड़ा उसको ब्रीफ करें। तो स्ट्रेस जो है तनाव है, स्ट्रेस है कि आपको एक प्रेशर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको परफॉर्म करना है। स्ट्रेस अपने में खराब चीज नहीं है, अगर इंसान स्ट्रेस नहीं फीलेगा तो मोटिवेशन नहीं आएगी चीज करने की। स्ट्रेस का ना एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व होता है, तो अगर आपका स्ट्रेस ऑप्टिमम लेवल पे होगा, मध्यम लेवल पे रहेगा, तभी आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। बहुत कम स्ट्रेस है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रेस हैज टू बी एट एन ऑप्टिमम। अगर आपको एक मीडियम लेवल ऑफ स्ट्रेस नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस एक पॉजिटिव भी होता है, बट जब स्ट्रेस अगेन कंटिन्यूस रह रहा है, आपकी जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस का लेवल कंटिन्यूसली रहता है, वो हमारे ऊपर एक तो बायोलॉजिकली असर करता है, स्ट्रेस का बॉडी से भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो डिफरेंट एक्सेसेस होती हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो मोबिलाइज होते हैं हमारी बीमारी में, जो हमको उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार करते हैं जब कोई भी तनाव आता है हमारी जिंदगी में। बट अगर वो स्ट्रेसर कंटिन्यूस रह रहा है तो बॉडी की कैपेसिटी उसको फाइट करने की कॉम्प्रोमाइज होती रहती है। बॉडी की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो मेंटल कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। तो उसके बाद अगर स्ट्रेस कंटिन्यूस है तो हो सकता है आपको एंजाइटी जैसी बीमारी हो जाए, हो सकता है डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बीमारी होने का कारण सिर्फ स्ट्रेसर की प्रेजेंस नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनकी जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में एक वो सिस्टम है जो एक्टिवेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस। तो तभी कई बार लोग कहते हैं कि देखिए अर्थक्वेक में तो इतने सारे लोग थे, अब ऐसा तो नहीं कि सब लोग डिप्रेशन में। वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो वो कौन लोग होंगे जो कि डिप्रेशन के लिए ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो उसको प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। जिस तरह से किसको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, उसी तरह से हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किसको एंजाइटी डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा, या डिप्रेशन होगा या नहीं होगा। हम ये देख सकते हैं कि अगर इन जनरल आपकी एबिलिटी कोप करने की थोड़ी
वीकर रहती है, आपको ज़्यादा तकलीफ होती है सिचुएशंस में, आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या फिर आपके आसपास इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स नहीं हैं, या फिर आपकी चीज़ों को लेके समझ इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ते जाते हैं, तो आपकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड अगर मानो हमारी वल्नरेबिलिटी उस लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे वो बीमारी को ट्रिगर कर सकती है, तो बीमारी हो जाएगी। अब बीमारी अगर होगी तो जैसे आपने पूछा कि अब डिप्रेशन क्या है, क्योंकि अब सैडनेस तो किसी को भी हो सकती है। जैसे एग्जाम देकर आए हैं, एग्जाम के बाद अगर मेरा एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसके बाद मेरे को एकदम से डिप्रेशन नहीं होगा, मेरा मन खराब होगा। हम उसको सैडनेस बोलने के बजाय, उदासीनता बोलने के बजाय हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। हाँ, ये नहीं सोचते कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है। डिप्रेशन में हफ्ते के लिए लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना, लॉस ऑफ प्लेजर होना, स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, एपेटाइट में डिस्टर्बेंस होना, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस आना, होपलेसनेस फील होना, हेल्पलेस कई बार फील होना, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, थकान रहना, भिन्न तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली उस एक हफ्ते के पीरियड के लिए रहने चाहिए। हाँ, अगर वो उस एक हफ्ते के लिए नहीं रहे, आपकी फंक्शनिंग पे असर नहीं आया, आपको काम करने में दिक्कत नहीं आ रही है, आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आ रही, तो वो डिप्रेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग इतने स्ट्रांग हों कि वो डिप्रेशन से भी फाइट कर रहे हों अकेले? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई लोग बीमारी होने के बावजूद एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं कि हो सकता है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे दिमाग में देखिए कई तरह के बिलीफ सिस्टम्स हैं, सोसाइटी से आते हैं, फैमिली से आते हैं, पीयर ग्रुप से आते हैं। वो जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है चीज़ों को लेके। तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है कि हेल्प सीकिंग इज ओके, देन आई विल मेक दैट एफर्ट कि मैं जाके किसी से हेल्प लूं। बट अगर मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है कि भाई घर की बाहर नहीं जानी चाहिए सबसे कॉमन बिलीफ है हमारे घरों में, तो मैं कई बार हो सकता है बहुत सारे तनाव में से निकलने के बावजूद उठ के बाहर ना जाऊं बात करने के लिए। माने कि अगर मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तनाव चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, हाथ वाथ भी उठ गए हैं, हम इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं, बट हम वो हेल्प नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा बिलीफ कहता है कि नहीं बाहर तो बात नहीं कर सकते। हाँ, तो वो हमें हेल्प सीकिंग के लिए प्रिवेंट करे, तो मैं मैरिज काउंसलर के पास नहीं जाऊंगी। राइट, तो बहुत तरह के बिलीफ सिस्टम्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं, जो लोगों को हेल्प लेने में या नहीं लेने की डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि बीमारी के बारे में बात करना या बीमारी होना एक साइन ऑफ वीकनेस है। कई लोगों के दिमाग में ट्रीटमेंट्स को लेके मिसकंसेप्शंस है। हाँ बिल्कुल, कि मैंने एक बार साइकियाट्रिस्ट से दवा ले ली तो मैं जिंदगी भर दवा लेते रह जाऊं। हाँ, जो कई बार ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें ट्रीटमेंट जो है लंबे समय तक चलती है, बट वो हैंडफुल ऑफ बीमारियां हैं। लोगों को लगता है कि जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं साइकियाट्रिस्ट से, उन सब में या तो नींद बहुत आएगी या फिर आप डिपेंडेंट हो जाओगे। देखिए, आप कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे आपको डिपेंडेंसी हो सकती है। हाँ, आप डॉक्टर के हिसाब से लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, राइट। नींद बहुत आएगी वो एक मिथ है। कुछ दवाइयां हैं जिनसे सेडेशन हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट इसके बारे में ऑफ कोर्स ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूं, आपकी कंडीशन के हिसाब से रहेगा। बट अगर दवा दी जा रही है उसका कुछ लॉजिक होता है, एंड उसको जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है उसी फॉर्मेट में लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दवा से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो तो आपको क्रोसिन से भी हो सकते हैं। राइट, तो इस डर के मारे कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैटास्ट्रोफाइज कर देना उसको, और फिर हेल्प ना लेना, हम अपना नुकसान करते हैं। हम अपनी जो तकलीफ है उसको बढ़ा देते हैं। हाँ, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई फिजिकल हेल्थ, मतलब दिमाग में कोई समस्या आई है, ट्यूमर है या किसी भी तरह का कुछ है, तो लोग तुरंत जाकर दवाई लेंगे। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो भूल जाएंगे, जबकि वो एक ही चीज़ है और उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि डिप्रेशन या स्ट्रेस का बायोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है, वो थोड़ा बता सकते हो कि कैसे आपको बायोलॉजिकली इफेक्ट करता है स्ट्रेस? देखिए, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसी तरह ब्रेन के जो सेल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं। राइट, जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट्स को, हमारे मूड्स को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई ट्रांसमीटर बढ़ गया
हाँ। या कुछ कम हो गया, उस वजह से हमारी फंक्शनिंग में चेंज आ सकता है। तो जो दवाइयाँ होती हैं वो उन इम्बैलेंसेस को करेक्ट करते हैं। जैसे मानो डायबिटीज में इंसुलिन बढ़ जाता है, थायराइड की अगर आपको बीमारी होगी तो आपका थायराइड ग्लैंड इनफ वो हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है टू बी एबल टू मैनेज दैट, तो आप उसके लिए दवा लेते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से थायराइड हो सकता है। स्ट्रेस की हाँ। हाँ हो सकता है। एंड कई बार कुछ फिजिकल बीमारियां हैं जो मेंटल हेल्थ की बीमारियों के साइंस को मिमिक कर रहे हैं। बट अगर आपको ये समझना है कि आपको जो सिम्टम हो रहा है क्यों हो रहा है, देन डॉक्टर से बात करना जरूरी है। आपको उनकी सलाह के हिसाब से चलना जरूरी है। अगर आपके फिजिशियन कह रहे हैं कि ये देखिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ी हुई है या आपको डिप्रेशन की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं, सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ की वजह से नहीं है, देन साइकियाट्रिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर वो कहते हैं कि देखिए फिजिकल हेल्थ रिलेटेड है बट आप इसको लेके बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको किसी से बात करने की जरूरत है, तो साइकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ। तो वो एडवाइस प्रॉपर्ली फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी का जो रोल है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला एस्पेक्ट है, जिसके विषय में आपको साइकियाट्रिस्ट से ज्यादा अच्छा जानते हैं और बता पाते हैं। बट कोई भी जो बीमारी होती है उसमें बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल एलिमेंट्स सारे इंटरलिंक्ड हैं। ठीक, तीनों का रोल है। मुझे बहुत एक रील वायरल हुई थी रिसेंटली कि किसी ने कहा कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अच्छा, स्ट्रेस किस बात का है? हेयर फॉल का है। तो ये बात वैसे ही हो जाती है जब आप स्ट्रेस की या कुछ ऐसी करें कि आपको मैनेज करना होगा। जब आपको लगे कि मैनेज नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, है ना? ये कुछ वैसा ही हो गया। कुछ आप ऐसा, क्योंकि आपने जितनी चीजें बताई ना, मैं आपको बता रही हूँ, खुद मैं और जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो रिलेट कर पाएंगे उनमें से कुछ चीजें कि अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा तो मुझे भी लगता है। तो क्या कुछ ऐसे 5, 4 या 6 ऐसे पर्टिकुलर साइंस हैं कि अगर ये वाले 4 या 5 साइंस आपको दिख रहे हैं, सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ इस तरह के? देखिए बहुत मुश्किल है कह पाना, कुछ बीमारियां बहुत सारी हैं। बट मुझे लगता है कि बेसिक चीज आप समझने की जरूरत है। जैसे अगर एक हफ्ते वाला आपने बताया कि कॉन्टिन्यूसली अगर कुछ सिम्टम्स चल रहे हैं जो आपके नॉर्मल से अलग है। आपका एक नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है जिसकी आपको आदत है, आप उसको पहचानते हैं, आपको पता है कि आपका दिमाग किस तरह से सोचता है। अच्छा, आपको अगर पता कोई नॉर्मली ही स्ट्रेस में रहता हो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में डे टू डे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, वो जो पैटर्न है वो भी किसी कारण से बना है। हाँ, राइट, वो पर्सनैलिटी रिलेटेड हो गया कि आपका टेम्परामेंट जैसा है वो उस तरह से शेप हो गया। बट जरूरी नहीं है कि वो बीमारी है। ठीक, बट हो सकता है कि हाँ, आप जिस तरह से सिचुएशंस को देख रहे हैं, उनको सोच के समझ रहे हैं, उसमें आपको बदलाव लाने की जरूरत है। एंड कई बार क्योंकि आप उस सिचुएशन के इतने करीब हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं चेंज कैसे करूं, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट से बात करने में फायदा है। क्योंकि वो आपको हो सकता है एक अलग पर्सपेक्टिव दें, एक अलग तरीका दे, एक अलग अप्रोच सिखाएं, कोपिंग स्किल्स पे फोकस करें, डिफरेंट तरह की जो आपके टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको इम्प्रूव करें, जिससे कि आपकी सॉल्यूशंस पे फोकस करने की जो एबिलिटी है इम्प्रूव हो जाए। सो वो एक अलग एस्पेक्ट होता है जिसको हमको समझना चाहिए। बट जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, वन थिंग इज कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ है कि किस तरह से आप सोचते हैं, चीजें करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आपके रिस्पॉन्सेज उससे अलग होते जा रहे हैं एंड एकदम से वो चेंजेस आने लग गए हैं एंड आपको भी वो तकलीफ दे रहे हैं, आपके आसपास लोग आपको बोल रहे हैं कि यार पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब तो आप बदल गए हैं, तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि कुछ चल रहा है जिसको आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है, या तो आप बहुत चिड़चिड़े रह रहे हैं या बहुत उदास रह रहे हैं, ज्यादा सोचने लग गए हैं, चीजों को लेके बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है। तीसरा एस्पेक्ट है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपकी जो रिएक्टिविटी है उसमें इम्पल्सिविटी बहुत आ रही है, एकदम से नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, कभी चीज उठा के फेंक देना, रोड पे वो रेज निकलना, कंटिन्यूसली निकलना, उसको कर्ब नहीं कर पाना, वो एक इंडिकेटर हो सकता है। स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होना बहुत बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, थकान बहुत ज्यादा महसूस होना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी चेंज होना होता है। एंड कई बार जब इंसान किसी भी मानसिक
तनाव से निकल रहा है, कोई बीमारी हो रही है, तो उस वजह से उसका मन ना चीजें करने का नहीं करता है, या लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, या फिर मिस इंटरप्रिटेशंस बहुत होने लग जाते हैं। किसी ने कुछ बोला बट मैंने कुछ समझा और उस पे कुछ और रिएक्शन आ गया, वो आप करते हैं। बिल्कुल, तो वो वाले रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस शायद बढ़ जाते हैं कई बार। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो बोल सकते हैं कि शायद कुछ हो रहा है जिस वजह से आप परेशान हैं, या वो रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं, या सोचने का तरीका बदल रहा है, जिसको आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है कि लोगों को अपने सोशल सेटिंग्स में कुछ ऐसे क्लोज रिलेशनशिप्स होना जरूरी है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि यार कुछ अलग हो रहा है, आप अपने नॉर्मल जैसे नहीं हैं। अगर आपके आसपास लोग नहीं हैं जो आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, तो कोई आपको बताने वाला नहीं होगा कि शायद आप किसी चेंज प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, अभी कुछ है। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच ऑल्सो मीन्स कि हमको एक ओपननेस लानी चाहिए रिलेशनशिप्स पे, कि हम शेयर करें, एक्सप्रेस करें, डिस्कस करें, तभी सॉल्यूशंस भी निकलते हैं और तभी समझ भी आता है कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। हाँ, तो आपके साथ वाले लोग भी इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए। बिल्कुल उसकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि डिप्रेशन इस एक्ट्रेस को या एक्टर को हुआ। यो हनी सिंह के एक बहुत न्यूज़ आई थी कि बाइपोलर डिसऑर्डर की बात तब बहुत चली हुई थी जी। 150 में से एक अडल्ट को ये डिसऑर्डर होता है, तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से होता है, क्यों किसी को ये हो सकता है, या किसी एक मेंटल इलनेस की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है? देखिए, कारण बहुत हैं। कारण वही हैं घूम फिर के हर एक बीमारी के जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंध रखती है, कि जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें एक साइकोलॉजिकल या सोशल ट्रिगर हो सकता है। अगर आपकी एक बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है एक बीमारी के लिए, तो वो आपके अंदर किसी भी सिचुएशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो सकती है। अगर हम बाइपोलर के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, बाइपोलर माने 2 पोल्स। हाँ, मतलब बीमारी के 2 पोल्स हैं। एक पोल पे है डिप्रेशन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, दूसरे पोल पे है मेनिया, जिसमें माने ऑपोजिट हो जाता है। पोल्स हुए तो माने एकदम ऑपोजिट। डिप्रेशन में एनर्जी नहीं है, बात नहीं करना, मन उदास है, घबराहट, बेचैनी रह रही है, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मेनिया में ऑपोजिट, आप बाहर ज्यादा जा रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, शायद अग्रेसिव भी हो रहे हैं, इम्पल्सिविटी बढ़ गई है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स एंड इमोशंस को, रफ्तार से सोच चल रही है, रफ्तार से आप एक्शंस कर रहे हैं, स्लीप कम हो गई है, एपेटाइट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रिस्ट टेकिंग बढ़ सकता है। सो 2 पोल्स होते हैं बाइपोलर में, एंड ये 2 एपिसोडिकली आते हैं। कई बार मैनिक एपिसोड आ सकता है, कभी डिप्रेसिव एपिसोड आ सकता है। तो कभी आप बहुत डिप्रेस हो सकते हैं और कभी आप बहुत एक्साइटेड और एक्साइटेड हो सकते हैं। जी, और वो आपके नॉर्मल से बाहर है। मतलब नॉर्मल रेंज में भी आप एक्साइटमेंट एंड अग्रेशन एंड डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं, बट ये नॉर्मल के बाहर होता है। सो जैसे नॉर्मल से कम आपका मन खुश है, एंड नॉर्मल से बहुत ज्यादा आपका मन खुश है, राइट? तो वो बीमारी होती है। और मुझे लगता है कि जब सेलिब्रिटीज बाहर आके अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अपने चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात करना ठीक है। मुझे लगता है कई बार जो इतना स्टीरियोटाइपिंग एंड स्टिग्मा एसोसिएटेड है, इन्हीं चीज़ों से भी टूट सकता है, क्योंकि जब कोई आके जिसको आप लुकअप करते हैं एंड आपको लगता है कि ये एक रोल मॉडल है आपके लिए, या एक इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, और अगर वो खुल के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लोग उसको नॉर्मलाइज करने लगते हैं कि ये बीमारी तो चलिए किसी को भी हो सकती है। एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है कि लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास पैसा बहुत हो, या मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगे कि प्रॉब्लम्स कोई नहीं है, तो तभी मेरे को मेंटल हेल्थ का इशू नहीं होगा। बट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अमीरों वाली बीमारी भी तो कह देते हैं ना डिप्रेशन को अक्सर। लोग ये कहते हैं यहाँ तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको इस वजह से बीमारी हो रही है, यहाँ आपको पास बहुत कुछ है। बट द फैक्ट इज कि आपके पास कुछ है या नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। जिस तरह से आज के दिन में कोलेस्ट्रॉल किसी को हो सकता है, कार्डियक किसी को हो सकता है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ की कोई भी इलनेस हो, वो भी किसी को भी हो सकती है। सो आज के दिन में आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कल को मुझे कुछ हो जाए मेंटल हेल्थ में, चाहे मैं इस एरिया में काम करती हूँ,
क्योंकि अगर मेरी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है तो हो सकता है अगर मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेसर आए वो ट्रिगर कर दे, या हो सकता है बिना स्ट्रेसर के ट्रिगर हो जाए क्योंकि वो होनी थी। राइट राइट। एंड अगर हम उसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज एन इलनेस देखेंगे तो हम हेल्प सीकिंग की तरफ अपने आप को पुश कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि यार होनी थी, हो गई, अब उठो, ट्रीटमेंट लो, हाँ, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे ये बात कही ना कि उठो और ट्रीटमेंट लो, बहुत से लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मेंटल हेल्थ कोई चीज़ है। आपको स्ट्रेस हुआ है, डिप्रेशन, क्या डिप्रेशन, एक थप्पड़ पड़ेगा सब ठीक हो जाएगा, चलो उठो काम करो जी, कुछ नहीं होता ये। जी, ये एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो बीमारी है। एक जनरेशन ऐसी भी है हमारे बीच जो ये मानती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, आप उठिए और जाइए, ये बहानेबाजी है। तो वो समझना भी बहुत जरूरी है कि मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और रियलिटी है बिल्कुल। ये इन्हीं में से एक थी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जी, PTSD। इसमें क्या होता है कि आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको बहुत स्ट्रेस फील हुआ है या थोड़ा ट्रॉमा फील हुआ है, सिचुएशन चली गई है, लेकिन रह रहकर आपको वो बार बार ट्रिगर कर रहा है और आप उसी स्ट्रेस में और फियर में बार बार जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि बहुत से, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ हुआ आपके ऑफिस में, आप घर गए, दोबारा आप ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से लोग सुसाइडल भी हो रहे हैं, बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, PTSD जो बीमारी है आई थी जब वर्ल्ड वॉर्स हुई थी उसके बाद, क्योंकि तब नोटिस किया गया था कि जो लोग वॉर्स में लड़े थे, वॉर खत्म होने के बाद उनको जो वो सिम्टम्स थे इमर्ज होने लग गए थे PTSD के, जिसमें री एक्सपीरियंसिंग ऑफ द इवेंट्स होता था कि माने वो फ्लैशबैक्स हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें मुझे ये पता चला कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो 60% इस डिसऑर्डर से परेशान होती हैं, मतलब वो इसे झेलती हैं। जी, तो ये किस लेवल का ट्रॉमा आपका होता होगा, या अगर छोटा भी और आप उसकी वजह से ये झेल रहे हैं तो बड़ा। जी, तो हम किस तरह से ट्रॉमा को डिफाइन करते हैं उसकी बहुत वैल्यू है। जिंदगी की हर एक छोटी सिचुएशन ट्रॉमा नहीं है। राइट। ट्रॉमा मीन्स कि वो आपके आउटसाइड ऑफ योर नॉर्मल एक्सपीरियंसेस रहा है। उसका जो इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी पे इतना ज़्यादा गहरा है कि आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते या उसको साइड पे ही नहीं कर सकते। ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स आता है आपकी तरफ से उस सिचुएशन को लेके कि जिसमें आप एकदम घबराते हैं या आपके मूड्स पे बहुत असर आ रहा है, आपकी सोच पे बहुत असर आ रहा है, रिप्ले होती हैं वो एपिसोड्स बार बार दिमाग में, आपको डर लगता है, आप उस तरह की सिचुएशन में वापस नहीं जाना चाहते, कोई और सिचुएशन जो उसकी तरह लगती है आप उससे भी घबराते हैं। और PTSD जैसी बीमारी है, टिपिकली जब हम देखते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा सिवियर नेचुरल डिजास्टर्स में रहते हैं, सिचुएशंस ऑफ वॉर होती हैं, एक्सपीरियंसेस जैसे रेप होते हैं, चाइल्डहुड अब्यूज़ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वायलेंस इन जनरल होता है, इन सारी सिचुएशंस में यूजुअली आप उस PTSD को देख सकते हैं। इनफैक्ट इवन सिवियर फॉर्म्स ऑफ बुलिंग में, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेसेस, उसकी वजह से भी PTSD हो सकता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, कोर है कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंटली ट्रॉमेटिक होना चाहिए, टू द एक्सटेंट कि जिसमें आपको लगे कि आपकी लाइफ को नुकसान होने के चांसेस हैं, थ्रेट टू लाइफ, वो उसका एक कोर एस्पेक्ट है। एंड आप अपने आप को, अगर कोई सिचुएशन हो रही है, मतलब आपको मौत का डर लगे ना कि अगर वो फिर से हुआ तो ये ना हो कि मैं मर जाऊं या मैं मर जाऊंगी, या नॉट लिटरली डेथ, बट मतलब आपको लगता है कि आपकी जो सेल्फ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी उस सिचुएशन में, तो आप उस सिचुएशन में डालने से बहुत डरते हैं बार बार। आप उस सिचुएशन में नहीं रहने के बारे में, आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, भले ही वो कभी होने की संभावना भी ना हो लाइफ में, बट स्टिल आपको वो एक ट्रिगर करेगा ही करेगा। तो PTSD जैसी जो बीमारी है उसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है उसमें थेरेपी का बहुत रोल होता है बिसाइड दवाइयों का। दवाइयाँ इसलिए क्योंकि उसकी वजह से रिलेटेड डिप्रेसिव सिम्टम्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, काफ़ी तरह की एंजाइटीज आ सकती हैं, बट उसमें प्रोसेसिंग द ट्रॉमा बहुत ज़रूरी है। एंड
बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान को अगर इस तरह की कोई बीमारी है, हम उसका जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत सीरियसली लें। एंड बहुत ही छोटी चीज़ नहीं है, अपने में काफ़ी गहरी बीमारी है, उसमें उसको ठीक करने में काफ़ी समय भी लगता है। एंड उसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को, जो आसपास लोग हैं, उनको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि देखो अब हो गया ना, ख़त्म हो गया, आगे बढ़ो। बट इतना आसान होता तो इंसान उस सिचुएशन में पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल, वो हम समझते नहीं है। दिमागी जंग अपने आप से लड़नी पड़ती है, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहता है जी। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स का भी होता है ना, कि स्ट्रेस ईटिंग होती है, इमोशनल ईटिंग होती है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग सिमिलर ही हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स हमारे लिए सिर्फ ज़्यादा खाना खाने से नहीं रिलेटेड होते, कम खाना खाने पे भी रिलेटेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी होता है हमारे मेंटल हेल्थ में। तो एनोरेक्सिया, बुलिमिया भी आ जाते हैं। ये क्यों? इमोशनल ओवर ईटिंग भी आ जाती है। कई कारण होते हैं इनके भी। अगर हम सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में कई बार पाया जाता है कि लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स में से निकलते हैं। फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स कई बार उनके वीक होते हैं, खुद को लेके, सेल्फ को लेके जो बिलीव्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव होते हैं। कई बार इंसान को लगता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को नहीं कंट्रोल कर पाते, तो वो अपने बॉडी को एज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग यूज़ करते हैं। तो जिसमें आप अपने खाने को कंट्रोल करते हो। सो अगर मानो कॉन्टिन्यूसली घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि एक बच्चा उसको बार बार बोला जा रहा है ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, हर एक चीज़ पे टोकना, हर एक चीज़ पे डांटना, एट अ वेरी सिवियर लेवल, नॉट नॉर्मल डे टू डे में जिस तरह से कई घरों में होता है, बट बहुत सिवियर लेवल पे अगर ये चीज़ चल रही है तो हो सकता है, क्योंकि बच्चा उससे तो लड़ नहीं सकता, तो वो हो सकता है कि वो अपने ईटिंग पैटर्न्स को चेंज करना शुरू कर दे, अनकॉन्शियसली शुरू होता है। एंड अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कई जगहों पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे इस चीज़ को प्रमोट भी किया जाता है कि किस तरह से आप अपनी ईटिंग बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं आप। एंड मुझे लगता है कि मीडिया का रोल बहुत आ जाता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी कई बार प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप है, कलर है, शेप है, यही ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड है। तो यंग पीपल स्पेशली बहुत प्रेशर फील करते हैं कि उनको किसी तरह से वो एक बॉडी फॉर्म चाहिए। प्लस आजकल क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया एंड सब लोग अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं, पोस्ट्स लगा रहे हैं, तो वो कंपैरिजन्स रहते हैं, जिंदगी बन जाती है लाइक्स, कमेंट्स, डिसलाइक्स के बारे में। तो आप इतना प्रेशर फील करते हैं कंटिन्यूसली, जिस वजह से आपको पता भी नहीं चलता किस तरह से आप अपने बिहेवियर्स को, ईटिंग बिहेवियर्स को चेंज करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज को ओवरडू करने लग जाते हैं। तो वो आप पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं इसको एक तरह से। पीयर प्रेशर भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंपैरिजन्स होते हैं। आप खाना खा रहे हैं, आपके दोस्त मुड़ के बोल सकते हैं कि अरे तुम ये क्यों खा रहे हो, ये तो बड़ा अनहेल्दी है। और वहीं पे आपका आपके दिमाग में चलना लग जाएगा कि ये तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब मैं ये नहीं खा सकती। तो आपने उसको उसी समय पे साइड पे कर दिया और वो आइटम आपकी लिस्ट में से निकल गया। अच्छा, आपने अभी बात की सोशल मीडिया की, जी किस तरह से जो फ़ोन का ओवर यूज़ है वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है? बच्चे तो मतलब मैं देख रही हूँ, कई बार आप कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि किसी पेरेंट ने बच्चे को फ़ोन पकड़ा रखा है, आप उनको शॉपिंग करनी है तो बच्चा एक कोने में फ़ोन लेके बैठा हुआ है, उनका नहीं पता, मैं बच्चे को देख के डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं ले लूँ उससे फ़ोन। तो और बच्चे भी इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। खाना खाते हुए भी उनको फ़ोन चाहिए, तो ये कितना मेंटल हेल्थ को कितना। देखिए, आप WHO की अगर गाइडलाइंस देखेंगे, 0 to 1 की एज पे अमाउंट ऑफ गैजेट जो देना चाहिए वो 0 है। 0 to 1, हाँ 0 to 1 की एज पे आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 1.5 साल के बच्चे यूं फ़ोन चला रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम ही जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं करते। राइट। 1 से 3 के जो बच्चे हैं, आप उनको करीब 2 घंटे का दे सकते हैं। ओके। 5 के ऊपर का जो बच्चा है, उनमें बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें साथ में, क्योंकि गैजेट्स एंड स्क्रीन टाइम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आजकल स्कूल्स में पढ़ाइयाँ भी कई बार ऑनलाइन चल रही होती हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप प्रोपोर्शनेटली बच्चे को धक्का दें कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, वो अपनी नॉर्मल इंटरेक्शंस को रिप्लेस ना करें, कि वो बाहर जाके लोगों से मिलें भी, सोशल इंटरेक्शंस को मेंटेन करें। ये सारी चीज़ों पे साथ में फोकस करना ज़रूरी है। ये WHO की गाइडलाइंस है।
बट ज़्यादातर लोग पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते हैं और उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते। उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत हैं पेरेंट्स के लिए, कोई डाउट ढूंढी ही नहीं होंगी किसी ने एंड प्रेशर्स बहुत हैं। हाँ, हेल्प सपोर्ट्स काफ़ी हद तक मिसिंग है क्योंकि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, पेरेंट्स अराउंड नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आसपास नहीं होते हैं कि जो आके बच्चे को संभाल लें। हेल्प के साथ आप कितना ही रिलाई कर सकते हो, और कई बार आप वर्किंग भी हो, आपने घर को भी देखना है, साथ में छोटा बच्चा भी है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस तो बढ़ता ही है, मुश्किल होता ही है मैनेज करना। बट ये जो स्क्रीन्स का जो एक्सपोजर है, हम काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें इसमें समझ नहीं रही हैं जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में। एक तो मुझे लगता है कि उनकी एबिलिटी टू बिल्ड कनेक्शंस आउटसाइड नॉर्मली और लोगों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि बच्चे फ़ोन में बात करना ज़्यादा आसान महसूस करते हैं बजाय कि वो किसी से आई कांटेक्ट बना के ऐसे बैठ के आमने सामने बात करें। आप 4 बच्चों को बिठा दो, वो बैठ के इकट्ठे गेम खेल लेंगे गेम कंसोल पे, बट एक दूसरे से बात नहीं करेंगे वो गेम खेलते हुए। उनको वो टेक्स्ट मैसेज उस गेम में भेजना आसान लगता है बजाय कि डायरेक्टली किसी को कुछ बोलना। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, हम सोशल स्किल्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। साथ में ये जो गेम्स होती हैं इतनी स्टिमुलेटिंग होती हैं, गैजेट्स होते हैं इतने स्टिमुलेटिंग होते हैं, बिसाइड्स द फैक्ट कि आपके जो आई साइड एंड ब्रेन एक्टिविटी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी कॉन्सेंट्रेट करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती है। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं वो इतनी ब्लैंड लगती है, ब्लैक एंड वाइट है, ब्राउन एंड वाइट है, बहुत बेसिक कलर्स हैं, उसमें कुछ इतना इंटरेक्शन नहीं है, उस तरह का एंगेजमेंट नहीं है। आप इमेजिन करते हो, बट आपका जो गैजेट है वो आपको इमेजिन करने की वो कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आपकी इमेजिनेशन डिफरेंट वे चेंज हो रही है शायद, बट द एबिलिटी टू एंगेज विद बोरिंग थिंग्स वो तो खत्म हो गई ना। तो आप अकेले बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समय के साथ, एंड आपकी जो रिलायंस है गैजेट्स की वो बढ़ती जा रही है। एंड लाइक आई सेड, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, बुलिंग, अब्यूज़, एंड आजकल हर एक तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हर एक तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। बच्चों, आज पीछे कोई ग्रूमिंग की स्टोरी थी कि बच्चों को ग्रूमिंग ग्रुप्स में थ्रू सोशल मीडिया मेकअप किट्स आ रहे हैं, छोटे बच्चों के मेकअप किट्स है। तो हम ना वी आर नॉट रियलाइजिंग कि हम उन चीज़ों का एक्सपोजर करते जा रहे हैं जो पहले एक बहुत ओल्डर एज पे आता था। तो जब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी आना शुरू हो रहा है, उनमें इन सारी चीज़ों का भी रोल है। बिल्कुल, जो बायोलॉजिकल चेंजेस हम देख रहे हैं वो इन चीज़ों की वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स प्रीपोन होती जा रही है, एनवायरनमेंट भी है, बट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो मीडिया, सोशल मीडिया। आप क्या एक्सपोजर दे रहे हैं, क्या एक्टिविटीज में बच्चे भाग रहे हैं, तो हर एक चीज कंट्रीब्यूट करती है। तो अब हो सकता है एयर की क्वालिटी मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, बट मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है, तो उसको बेहतर मैनेज करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। राइट। तो उसकी तरफ हमको थोड़ा सा और माइंडफुल अप्रोच लाने की जरूरत है, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, एंड थोड़ा समय लेके चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग भाग रहे होते हैं और पता नहीं किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। मेरी 7 साल की बेटी है, वो उसको किसी ना किसी चीज में ना एंगेज रखना पड़ता है मुझे। अगर कुछ नहीं है तो वो 5 मिनट के अंदर मेरे पास आती है और कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ ठीक है, हो जाओ आप, आधे घंटे जाओ और सिर्फ बोर होना है आपको। क्या करूं? जब वो मुझसे पूछती है मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूं, तो मैं कहती हूँ आप जाओ, आधे घंटे आपको सिर्फ बोर होना है। तो उसका क्वेश्चन होता है कि बोर होने में क्या करूं, आप क्या करते थे? तो क्योंकि जब हम बच्चे थे तो गैजेट्स तो थे नहीं, तो मैंने उसको बोला बेटा मैं लेट कर आधा घंटा पंखे को देख लेती थी। और एक्चुअली हम लोग ऐसा करते थे। बिल्कुल। ये बच्चे अब फ्री माइंड से रिलैक्स ये होना ही भूल गए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए शायद इतना प्रेशर भी फील कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ सीरियस चीजें भी ले लेते हैं क्योंकि आई नो टाइम की आपके पास कमी है। नहीं। WHO ने एक डेटा दिया था जिसके हिसाब से 8 लाख लोग जो हैं हर साल सुसाइड से अपनी जान गंवा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि हर 40 सेकंड में एक इंसान 40 सेकंड, लेस देन अ मिनट। और उसके अलावा हर एक सुसाइड के पीछे 20 जो है असफल कोशिशें होती हैं। यानी कि जो 40 सेकंड में हुआ है, यानी आप लगा लो कि 40 सेकंड में जो एक सुसाइड हुई है उससे पहले हर 2 सेकंड पे एक अटेम्प्ट हुआ है। जी।
और इसमें 15 से 29 साल की उम्र के लोगों की ज़्यादा जी आंकड़ा देखा गया है। जी। इंडिया में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 में 1.75 लाख लोगों ने सुसाइड किया था, और ये वो नंबर होंगे जो रिपोर्ट हुए। जी ऐसे भी बहुत से होंगे जो नहीं होंगे। जी। हमने अभी बात की स्ट्रेस की, अकेलेपन की। क्या वजह हो सकती है कि सुसाइड इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो सुसाइडल हो रहा है? क्योंकि इतनी सारी अभी रिसेंटली जो न्यूज़ हमने देखी, उसमें कोई यंग आरजे है या कोई अच्छा हंसता खेलता इंसान है और एकदम से न्यूज़ आती है कि उन्होंने सुसाइड कर ली। जी। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, सुसाइड को समझने के लिए 2 चीज़ें समझनी चाहिए। एक तो कुछ होते हैं प्रॉक्सिमल फैक्टर्स जिन पे हम सबका ध्यान जाता है। प्रॉक्सिमल माने नज़दीकी, हाँ, नज़दीकी फैक्टर जो था, जो स्पष्ट कि दिख माने जाए, हाँ। इमीडिएटली उस सिचुएशन में उसके पहले कुछ दिनों में हमने क्या देखा, क्या हमको उसके बारे में समझ आ रहा है, जो हमको लगता है कि कारण हो सकता है। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिस्टल फैक्टर्स हैं, जो माने कि अभी हाल ही में कुछ दिनों में नहीं हुए होंगे, बट जिनका रोल शायद कुछ महीनों से, कुछ सालों से रहा है। उसमें आ जाते हैं चीज़ें लाइक सपोर्ट सिस्टम्स कैसे हैं, हमारा खुद का टेम्परामेंट, पर्सनालिटी कैसा है, हमारी कोपिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, हाँ। वो हमारे खुद से लिंक्ड चीज़ें कई बार आ जाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से लिंक्ड चीज़ें आ जाती हैं। हमारे घर में एनवायरनमेंट कैसा रहा था, क्या एक ऑनगोइंग रिपीटेड पैटर्न ऑफ अब्यूज़ या निगलेक्ट है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है उसमें। प्रॉक्सिमल हो गया कि इमीडिएटली 4 दिन पहले मानो मेरा एक रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट में मैंने अच्छा नहीं किया। हमें लगता है कि रिस्पॉन्स जो सुसाइड का था वो सिर्फ उससे लिंक्ड था, हम उसके आगे पीछे और क्या चीज़ें थी कई बार उनको ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसी न्यूज़ भी आई हैं, कुछ ऐसे बच्चों ने सुसाइड किए जिनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स जो हैं वो कम हो गए, तो सुसाइड कर ली। बट अगेन वो प्रॉक्सिमल फैक्टर है। आपने अभी वो चीज़ नोटिस की, ये एक चीज़ हुई, बट क्या एक ऑनगोइंग हिस्ट्री ऑफ बुलिंग थी, ट्रोलिंग थी, क्या इस बच्चे को किसी तरह के प्रेशर्स एक्सपीरियंस हो रहे थे, सोशल सिचुएशंस में कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्या ऐसा था कि उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था जहाँ पे आके वो इसके बारे में बात कर सकते, घर पे, स्कूल में, टीचर्स के साथ, काउंसलर के साथ कोई हेल्पलाइन। एंड क्या होता है कि जब सुसाइड्स की जो रिपोर्टिंग होती है, हम उसमें ये बात नहीं करते कि आप अपना ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट जो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस होती हैं बड़ी क्लियरली बोलती हैं कि आप मेथड ना बताएं, आप डिटेल्स ना बताएं, एंड ज़्यादातर वो सारी चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं न्यूज़ के अंदर, बताई जाती हैं। कॉपीकैट सुसाइड्स का एक फिनोमेना था जिस वजह से ये गाइडलाइंस आई थी, कि जहाँ पे एक किताब लिखी गई थी बहुत साल पहले, उस किताब की कहानी पढ़ के उसी तरह से कई यंग लोगों ने सुसाइड की। जी, तो उसके बाद ये गाइडलाइंस आई थी कि शायद हमको इसके बारे में अगर बात करनी भी है तो एक सेंसिटिव तरीके से बात करनी है, और अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको एम्फसाइज करना है कि वो जो डेथ हुई है बाय सुसाइड, उसमें कितना लॉस ऑफ पोटेंशियल है, सोसाइटी के लिए कितना नुकसान है, इंसान के लिए कितना नुकसान है, उनके खानदान के लिए कितना नुकसान है, हमको वो लॉस को एम्फसाइज करना है। हमको एम्फसाइज करना है कि किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हमको एम्फसाइज करना है क्या हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं जिसपे लोग क्राइसिस के टाइम पे रीच आउट कर सकते हैं। तो कई बार ये सारी चीज़ें जो है मिसिंग हो जाती हैं, जिस वजह से भी सुसाइड जैसा जो एक फिनोमेना है उसको हम समझ नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन्स पे प्रेशर जो है बहुत है, और वो प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा है, उनके खुद से भी आ रहा है, जहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत अलग है। उनके जो गोल्स हैं वो बहुत बदल चुके हैं। हमारे समय पे गोल्स होता था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, या मुझे एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, या मुझे कहीं पे इंजीनियर बनना है, हाउसवाइफ भी बनना चाहते थे, मैं घर को अच्छे से संभालना चाहूँगा या चाहूँगी, किस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहूँ, उसके बहुत पहलू थे। आज के दिन में ज़्यादातर अगर आप यंग बच्चों से बोलोगे वो आपको बोलेंगे मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, राइट, कैसे कमाना है ये नहीं पता। तो वो तो अपने में एक प्रेशर हो गया, क्योंकि जो मेरा गोल हो गया वो एक फाइनेंशियल गोल है, वो एक स्किल बेस्ड गोल नहीं है, वो एक गोल नहीं है जिसमें मैं एक पर्टिकुलर ग्रोथ सीख कर रही हूँ। बिल्कुल। तो
ऑटोमेटिकली जो प्रेशर्स हैं वो खुद के अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ, जो बार बार आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आ रहे हैं। प्लस फैक्ट इज कि रेट्स ऑफ बुलिंग, ट्रोलिंग, द नेगेटिविटी, द मीननेस एंड द हार्शनेस ये बहुत हाई हो चुके हैं। हाँ, इतना कंपैरिजन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, प्लस जनरल एनवायरनमेंट अराउंड नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आजकल रूड होने को सैवेज कहा जाता है। जी, अगर आप किसी से तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह पे सीधे और उल्टे जवाब दे रहे हैं, तो कहते हैं कि वाह क्या तो वो जो savage reply है। कल्चरल चेंज आ रहा है उसकी वजह से कितने लोगों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, हम उसको कई बार नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझते। और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, और वो बच्चों के, यंग लोगों के सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उनकी फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी खुद को लेके उसको नेगेटिव करते जा रहा है, सेल्फ वर्थ पे इम्पैक्ट करता है, बिलीफ कि मैं कोई चीज़ को कर पाऊंगी आगे चल के उसको इम्पैक्ट करता है, सो सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो कई चीज़ें हैं जो आज के दिन में मुझे लगता है कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो इसके पीछे हैं। एंड प्रेशर टू परफॉर्म बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई स्पेस नहीं है टू से कि अगर एक चीज़ नहीं हुई तो कोई और चीज़ भी पॉसिबल है। हाँ, तो वो जो थिंकिंग अप्रोच है उसके अंदर शायद चेंज लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अडल्ट्स को, यंग लोगों से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। इसमें पेरेंटिंग का भी कुछ रोल हो सकता है। पेरेंटिंग इन एनी अडल्ट जो उनके साथ काम कर रहा है, चाहे वो घर के अंदर स्टाफ है, चाहे वो स्कूल में स्टाफ है, चाहे आंट्स एंड अंकल्स हैं, नेबर्स हैं, सब लोगों का रोल है। देखिए मुझे लगता है कि जब हम सीधा सिर्फ पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम सारा बर्डन उन पे डाल देते हैं, बट सोसाइटी सबसे बनती है, तो हम सारे लोग एक रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर घुस रही हूँ और मैंने गार्ड के ऊपर चिल्ला के बात की, तो मैंने एज एन अडल्ट एक जो छोटा बच्चा जा रहा था उसको ये बता दिया कि आप किसी और से इस तरह से बात कर सकती हैं, नॉर्मल है और एक्सेप्टेड है, बट दैट इज नॉट ओके। वो बच्चा मुझसे भी सीख रहा है, चाहे वो बच्चे का मेरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सही बात है। तो एज एन अडल्ट हम सबको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस टू बी बेटर एंड टू लिव बेटर, व्हिच इज व्हेन सोसाइटी विल चेंज। सो आई कैन क्रिब की गंदगी है, बट अगर मैंने उठा के एक पेपर ही फेंका, हाँ, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया आपने। पर मुझे लग नहीं रहा कि लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है। आपने कहा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जी। आप खुद कैसे किसी का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं? और दूसरी चीज़ कि आप खुद का भी तो आप सपोर्ट सिस्टम बन ही सकते हैं ना। आई नो कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, कोई ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है लाइफ में कि जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, तो मैं खुद को कैसे संभाल सकती हूँ? दो चीज़ें यहाँ पे कि एक तो आपको खुद को संभालना है, दूसरा आप कैसे तैयार हो कि आप किसी दूसरे को भी संभाल पाएं। उसके लिए आपको भी तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने ऊपर काम करते रहना सबसे बड़ी जॉब है हमारी, जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी जॉब को अपनी जॉब मानते हैं। हाँ, हम खुद को अपना जॉब नहीं मानते। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं सब। सेल्फ सेंटर्ड इन अ वे कि जहाँ पे हम अगेन ग्रोथ को देख रहे हैं, बट हमको प्रोग्रेस चाहिए, हमको मटेरियल पोजेशंस चाहिए। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी ग्रोथ, मेरी मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज की डेवलपमेंट भी है। तो मुझे उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, विच मीन्स कि मुझे अपने लिए समय निकालना है। अपने लिए समय निकाल के थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट कुछ पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं समय निकाल के खुद से सोच सकूं कि मेरे गोल्स क्या हैं। हम अगर हर 6 महीने में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ भाग रहे हैं। हम वो चूहे की तरह हैं जिसको वो सर्कल में डाल देते थे, वो भागते जा रहे वो कहाँ भाग रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो हमको हर 6-8 महीने में, साल भर में रिव्यू करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जब हम छोटे थे तो हम सब हंसते थे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में, मुझे लगता है एक्चुअली उनकी बहुत वैल्यू है। क्योंकि रेजोल्यूशन की उतनी वैल्यू नहीं है जितना कि रिफ्लेक्शन की है। एक वो निर्धारित समय बन गया जिसमें आप बैठ के सोच सकते हैं कि आपने आगे क्या करना है, पीछे जो किया उसमें क्या बदला अलग करना चाहिए था, ताकि आप आगे वो चीज ना करें। वो अपने लिए है।
एंड अपने आप के साथ समय बिता पाना बहुत ज़रूरी है। हम हर एक समय बाहर भागने की सोचते हैं, बार बार फ़ोन उठा के घुमाने की कोशिश करते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि हम अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते हैं। आपने आधा घंटा फ़ोन दूर रख दिया, आपको लगता है कि पता नहीं पूरा दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, और जितना हम इसके बारे में बात करें उतना कम है। कर ही नहीं सकते आप पॉसिबल नहीं है वो। कई बार आपकी जॉब ऐसी होती है, प्रोफेशन ऐसा होता है कि आपको 24/7 रहना है वहाँ पे। बट आई डोंट फुली एग्री। 24/7 देखिए, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हमने घंटे से फोन नहीं देखा है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बट हमारे दिमाग में क्या है कि ये घंटे में तो मैं काम कर रही हूँ ना। हाँ ये मैं बोलने वाली थी क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि ये काम है, बट हम अपने आप के साथ समय बिताने को अपना काम नहीं देख रहे। तो हम वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो रीडिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। इसी तरह आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होंगे, खुद के लिए भी स्टैंड ले पाएंगे, और बिल्कुल। एंड तभी आप फिर और रिलेशनशिप्स में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो दूसरे में के अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे? दूसरे आपके लिए हो, वो एक पहलू है। जैसे आपने कहा, आपको भी तो दूसरों के लिए रहना जरूरी है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, समय चाहिए। वो आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे और एक्टिवली सोचेंगे उसके बारे में। आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बन पाएंगे। बिल्कुल। स्टूडेंट्स में भी इस साल में जो सुसाइड के मामले हैं, वो ऑल्दो खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही उछाल देखा गया। एक रिसेंटली सर्वे हुआ जिसमें 8,500 बच्चों पे सर्वे किया गया था। उसमें से 12% ने ये कहा कि उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये जो बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर है, हम चाहते हैं कि तुम ये करो, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो है आप आगे जाकर इतना महीने का कमा सकते हैं जी। मैंने आपके एजुकेशन पे इतना लोन लिया है, तो यही पढ़ाई करके आप इस लोन से फ्री हो सकते हैं जी। तो बच्चे कैसे, मतलब कैसे इस जाल को ब्रेक किया जाए? देखिए, प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं है। प्रेशर सोशल सेटिंग से भी आता है, फ्रेंड से भी आता है। मुझे लगता है कि जो हमें रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअलिटी और डिफरेंसेस। ये एक्सेप्ट करना कि अलग तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, और बच्चों को ये बोलना कि अपने आप को डिस्कवर करो, अपनी यूनिकनेस ढूंढो, क्योंकि भेड़ चाल का पार्ट बनने में कोई नयापन नहीं आएगा। ये अगर एक्सेप्ट भी कराना जरूरी है ना बच्चों को। सब उस भेड़ चाल में ही जाना चाहते हैं क्योंकि हम धक्का मारते हैं। क्योंकि अगर हम उनको ये सिखाएंगे कि आप अलग हो सकते हो और अलग तरीके से चीजें कर सकते हो और उसकी भी अपनी जगह है, तभी बच्चे उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और वो आपको एक यंग एज से शुरू करने की जरूरत है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करो। हर एक इंसान पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ेगा। कई लोग आर्ट में करेंगे, कोई लोग डांस में करेंगे, कोई लोग किसी एक सब्जेक्ट में करेंगे, कोई दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे। बट हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू है, क्योंकि अगर सोसाइटी चल रही है तो वो अलग अलग लोगों के एफर्ट्स की वजह से चलती है। सिर्फ इंजीनियर्स नहीं चला रहे हैं या सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चला रहे हैं, सब लोग मिलके चला रहे हैं। तो वो सब लोग अलग अलग चीज़ें करके ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना है। ये हमको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है यंग लोगों के अंदर कि अपनी आइडेंटिटी ढूंढें, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, अपनी सोच को डाइवर्सिफाई करें। टनल विजन नहीं होनी चाहिए, लैटरल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, इनोवेशन को इनकरेज करना ज़रूरी है, एंड उसमें एडल्ट्स का बहुत रोल है। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तभी बच्चों को रियलाइज़ होता है कि चलो अगर मुझसे एक तरह की चीज़ नहीं हो रही तो शायद दूसरा एक ऑप्शन है, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जब हम अपने आसपास इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि बच्चे सेल्फ हार्म के बारे में बात कर रहे हैं, या सेल्फ हार्म किसी के स्कूल में हुआ है, तो पेरेंट्स कई बार जाके या टीचर्स भी जाके बच्चों से बात नहीं करते हैं इसके बारे में। न्यूज़ में कोई एक खबर आती है, हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे को तो शायद पता ही नहीं होगा, बट बच्चों को सब कुछ पता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मीडिया पे है। बट हम उनसे संबंधित जो बातें हैं उनको कई बार एंगेज नहीं करते हैं। उस चीज़ में हमको बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्रोएक्टिवली डिस्कसिंग थिंग्स विद चिल्ड्रन, वो किसी भी टॉपिक पे हो, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, वो अपने आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, या तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और अपनी धारणाएं बनाते जा रहे हैं, जिससे भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़
हाँ, फेक इंफॉर्मेशन, तो वो एक and अलग ही अपने दिमाग गलत में बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं। तो हमें प्रोएक्टिवली बात करने की जरूरत है, तभी हम इन चीजों को तोड़ पाएंगे। ये भी एक डिफिकल्ट चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, क्योंकि हम आज ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मेरे खुद के भी थोड़े से वो, मेरी बेटी के स्कूल में कोई काउंसलर आए थे। मैंने अपने घर में कभी ये नहीं किया कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, कोई भी ऐसा इनडायरेक्ट वर्ड यूज करूं उनके किसी भी बॉडी पार्ट के लिए या कैसा भी, जो भी बायोलॉजिकल वर्ड हमें बुक में मिलता है हम घर पे वही यूज करते हैं। मैंने खड़े होकर सवाल किया काउंसलर से कि ये मैं अपने घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब वो और छोटी थी, और यही वर्ड वो इस्तेमाल करती है अपने फादर के साथ भी। अगर हमें कुछ भी बात करनी है, हम ऐसा इनडायरेक्ट तरीके से बात नहीं करते, वही बायोलॉजिकल वर्ड। अगर मुझे वजाइना बोलना है तो हम वजाइना ही, मेरी दोनों बेटियां वजाइना ही उसके लिए इस्तेमाल करती हैं। सुसु पॉटी, जो बातें जो हम इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं वो नहीं चलता। लेकिन ये इस पर वो काउंसलर ने मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया जी, हाँ ऐसे वैसे करके, डायरेक्ट आंसर वो भी नहीं कर पाए। तो आप जो कह रहे हो ना कि हमें उनको समझाना होगा, उससे पहले हम खुद तो समझे। बिल्कुल, हम जो पढ़कर आए हैं, सोच कर आए हैं, जो हमने यहाँ बना लिया है कि अरे इनके साथ तो ऐसे बात नहीं करनी है, ये वर्ड गलत है, वो गलत है। जब आप खुद वो बायोलॉजिकल टर्म्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे ओपन माइंडेड हों, वो समझदार बने, या उस दिशा में वो चीजें ना हो जो उसके साथ हो रही हैं। बिल्कुल, आप यहाँ से खुलिए, वो रेडी बैठे हैं खुलने के लिए। वो तो आप जो सिखाएंगे वो सीख रहे हैं। एब्सोल्युटली। पर यहाँ मुझे लगता है कि हम लोगों में बहुत दिक्कत है, जिसमें सुधार करने की एक्चुअली हमें जरूरत है। जैसे आपने कहा तो सही कि पेरेंट्स पे सब नहीं डाल सकते, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। सारे एडल्ट्स, हाँ सभी एडल्ट्स, मतलब वो मैं कह रही हूँ कि सारे एडल्ट्स को करने की जरूरत है। वो एडल्ट पेरेंट भी हो गए, हो सकते हैं आंट्स एंड अंकल्स हैं, सबको करने की जरूरत है। हम इतना उनको बोल तो रहे हैं। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हम चाहते हैं कि वो स्कूल में पढ़ें जो हम अफोर्ड भी नहीं करते हैं, फिर हम उनको एक ऐसे पीयर ग्रुप में भेज देते हैं जहाँ पर उनको ऑलरेडी छोटा फील होता है, वो एक स्ट्रेस है, वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है। हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में डाल दिया जहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती। जब आप फिर पीटीएम में जाएंगे और आप नहीं बोल पाएंगे तो बच्चा अलग फीलिंग लेकर आएगा। वो फिर धीरे धीरे जहाँ पहुँच जाएगा, आप जहाँ सोच रहे थे कि स्कूल में भेजने से तो यहाँ जाएगा, आप शायद उसको ज़्यादा ही डिप्रेशन में भेज दें। तो ये मेरा एक अगला सवाल था कि कुछ ऐसी हमारी एज अ पेरेंट गलतियां होती हैं जिससे बच्चे जिद्दी हो सकते हैं, पीयर प्रेशर में जा सकते हैं, या वो स्ट्रेस में जा सकते हैं। बिल्कुल, कई बार होता है कि पेरेंट्स के जो अपने थॉट्स हैं, अपने जो फीलिंग्स हैं, वो उनको सही से प्रोसेस नहीं करते, अलग सिचुएशंस में बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। कई बार आप वैसे इन जनरल परेशान हो क्योंकि मानो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो गुस्सा घर पे निकल आया, बच्चे के ऊपर निकल आया, अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, वो बच्चों के ऊपर डालना, इंस्टेड ऑफ रीइंफोर्सिंग कि भाई आप अपने आप डिस्कवर करो, आप क्या करना चाहोगे, कैसे आगे बढ़ना चाहोगे। तो इन सारी चीज़ों से बहुत असर आता है बच्चों के ऊपर। कभी कोई ऐसा केस आया है आपके पास जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये तो मतलब बच्चे पे ज़्यादा ही प्रेशर हो गया है? देखिए, बच्चों के ऊपर प्रेशर्स तो आते ही हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं ऑब्वियसली इसीलिए ही आते हैं क्योंकि किसी ना किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बन गई है, चाहे वो घर पे हो या चाहे वो स्कूल में हो, जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे, तभी हमारे तक पहुंचते हैं। तो वो सिचुएशंस कई बार उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं और उनको एक और अडल्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उनको समझा सके कि अगर वो प्रेशर भी फील हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है, और अगर आपको लग रहा है कि आप एक डिफरेंट डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन को कैसे अपनाना है उसकी गाइडेंस दे सकें, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो माने कि उनको एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कई बार। हाँ बिल्कुल सही, कि मेरी सोच हो सकता है उस तरह से नहीं चल रही है जिस तरह से मेरे पेरेंट्स शायद सोच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो और बोले कि हाँ बेटा ये कर लो, बट एक्सेप्ट करके आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको समझाने का तरीका शायद बदलने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे को समझ आए कि अगर आप कोई चीज़ एडवोकेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रैशनल है, उनकी अप्रोच में क्या गैप है। अगर वो डायलॉग होगा तो ज़्यादा बेहतर, तो बेहतर है, बट अगर वो एक डिक्टेटोरियल स्टेटमेंट होगा कि ऐसे ही होगा, तो बच्चे रिबेल करते हैं। छोटे बच्चे सुन लेंगे कुछ समय तक, जैसे जैसे वो एडोलेसेंस की तरफ जाएंगे, आजकल तो प्री टीन्स में ये शुरू हो जाता है, फिर वो लड़ेंगे, फिर घरों में झगड़े होंगे एंड उससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। एंड मुझे लगता है कि जो भी आपका वैल्यू सिस्टम है,
आपको उसको एक यंगर एज से ही इंस्टिल करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई एक तरीके का बिहेवियर सही नहीं है, जब पहली बार होता है उसी समय उसको रोकें। ये मत सोचें कि बच्चा छोटा है, अच्छा, आज अभी तो तो क्यूट हाँ, है, हाँ, छोड़ दो, अभी तो बड़ा छोटा है, आगे चल के देख लेंगे। हाँ, नहीं, वो आगे चल के और बढ़ेगा। तो अगर आपको दिक्कत है किसी चीज से तो पहली बार में रोकें। बाउंड्री सेटिंग आपकी हर बार होनी चाहिए। हाँ, वो 4 उसको साल पहली बाद या बार से ही 10 पता साल हो बाद कि नहीं हो गलत सकती। चीज गलत है, बिल्कुल, या वो ये करना है और ये नहीं बिल्कुल करना है। बिल्कुल वो 5 साल बाद नहीं हो सकती है। हाँ, उस समय फिर बोलना कि बच्चे सुनते नहीं है, तब वो जिद्दी होगा और रिबेल भी हो सकता है। बट वो समय के साथ हुआ है। हाँ, वो आज के दिन सडनली एक दिन उठा सुबह और बोला कि मैं अब से ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। हाँ, वो ओवर टाइम हाँ, तो हर चीज पैटर्न जो बना। जैसे कि आपने बताया, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ तो इसकी वजह से ये हो गया। बिल्कुल हिस्ट्री है उसकी। हाँ, और वो हिस्ट्री आप समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। अच्छा, आपने कहा ना बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन ये सवाल हमारे पास बहुत आता है कि अगर बच्चे जिद्दी हो गए हैं तो आप डील कैसे करें उन्हें, कैसे आप उन्हें काम कर सकते हैं कि वो एक तो मुझे लगता है कि बच्चे जब उस एज पे होते हैं तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप 10 चीज़ों पे लड़ाई करेंगे बच्चों के साथ तो कोई चीज़ नहीं बदलने वाली। तो मुझे लगता है एक तो अपने नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब जो आपके नॉन नेगोशिएबल्स वो होने चाहिए, वो 2 या 3 होने चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है बच्चा ऑलरेडी जिद्दी हो चुका है, आपकी ज़्यादातर बातें नहीं सुन रहा, तो आप ये डिसाइड कर लें कि कौन सी 2 या 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे सिर्फ उन पे फोकस करें। हाँ, एंड उसके लिए भी बच्चे के साथ डिस्कशन करें, क्योंकि एकदम से आप उठ के बोलेंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो वो जो कॉन्वर्सेशन है मल्टीपल टाइम्स होनी पड़ेगी। एंड उसमें भी एक नेगोशिएशन होगा जिसमें वो आधा मानेंगे, पौना नहीं मानेंगे। एंड उसमें भी जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ें हो पाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। वो बार बार स्किप करेंगे, बट उस पर आप एजिटेट नहीं हो सकते, क्योंकि आप एजिटेट होंगे तो वो और जिद करेंगे। तो एज एन अडल्ट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप कंट्रोल। एंड उसमें समय लगता है। तो जो चीज़ समय लगता है, अगर पैटर्न 5 साल में बना तो बिल्कुल सही तो बात उसको है। चेंज करने में भी कुछ समय कुछ समय तो लगेगा, 5 नहीं 2 साल या 2 महीने तो कम से कम लगेंगे। कुछ समय तो देना पड़ेगा। हाँ, वो एकदम से नहीं बदलेगा। बिल्कुल। अच्छा, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, थोड़ा रिलेशनशिप भी समझते हैं। जेनजी का ना, ये जो नई जनरेशन पर बात होने लगी है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी ना शिप्स आ गई हैं। सिचुएशनशिप है, गोस्टिंग है, बेंचिंग है, मतलब उन्होंने रिश्तों को एकदम ऐसा डिफाइन किया है जो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है जी बिल्कुल भी, कि अगर आप सिर्फ टच में हैं तो कुछ चैटिंग का अगर है तो उसके लिए भी कोई शिप है। अगर आपने किसी से बात करते करते बंद कर दिया है, गोस्टिंग है। सिचुएशनशिप मतलब आपने कमिटमेंट नहीं किया है लेकिन आप चल रहे हैं। तो ये उनके लिए रिलेशनशिप्स को इजी बना रहा है, जो कि एक बार को देखने में लगता है, या ये आगे जाकर किसी एक रिश्ते में आने की एक्सेप्टेंसी, मतलब उसको लगा लीजिए कि डिफिकल्ट बना देगा उनके लिए रिलेशनशिप्स को निभाना। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस जा रहा है इन चीज़ों पे जिसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यंग लोग अपने गोल्स से हटते जा रहे हैं। हर एक जिंदगी के हर एक फेज की एक एक मेजर टास्क होता है जो आपको करने की ज़रूरत होती है। एंड कहीं ना कहीं पे वो लोग उन टास्क से हट रहे हैं। तो जो समय है अपने आप को फ्यूचर के लिए सेट करने के लिए, अगर उसका सारा फोकस जा रहा है रिलेशनशिप्स पे, तो आप ना ही फ्यूचर के लिए तैयार होंगे, ना ही आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल पाएंगे। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, मुझे लगता है जितना आप चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करते रहते हैं और हर एक चीज़ के लिए एक टर्म ढूंढते रहते हैं, आप एक्सपीरियंसेस का जो नुआंस है उसको खो देते हैं। हाँ, तो आपने सारे रिलेशनशिप्स को एक कैटेगरी में डाल दिया, बट उसकी जो नुआंसेस हैं, उसके जो पहलू हैं, वो तो खो गए ना उसमें। क्योंकि अब आप उस एक टर्म से उसको डिफाइन करते जा रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि घोस्टिंग, माय पार्टनर घोस्टेड मी, तो अब आप उसका इंटरप्रेट कर लीजिए अपने हिसाब से। अब वो आपका क्या इंटरप्रिटेशन और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो तो अलग हो सकते हैं ना। तो व्हाट लोग जो नहीं समझते हैं वो ये है कि जब आप एक टर्म को यूज करने लग गए हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को तुच्छ बनाते जा रहे हैं, आप उसको डिसमिस करते जा रहे हैं।
फिर जब आपको लगता है कि लोग एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं रहे हैं कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, वो कैसे समझेंगे? क्योंकि उन्होंने घोस्टिंग को अपने हिसाब से समझा। आपका एक्सपीरियंस कुछ और था, वो तो आपने बताया नहीं, बट आप सोच रहे हैं कि उनको समझ जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पे हम कम्युनिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में करते जा रहे हैं। जिस तरह से टेक्स्ट उनके समझ नहीं आते हैं, रिलेशनशिप्स नहीं समझ आते। पूरे सेंटेंसेस यूज करने का अपना ही मजा है। क्योंकि आप अपने, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, यही सेम चीज हम 2 शब्दों में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, 2 लाइनों में भी कर सकते हैं, बट पूरी बात हो रही है तो उसमें अलग अलग पहलू निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि ये जो चीज़ें हैं एकदम से ऐसा छोटा छोटा अगर आप बनाते जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक अभी 2023 का एक सर्वे है जिसमें 60% इंडियंस ने कहा कि वो ओपन मैरिज के लिए को चुनते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि अगर हमने शादी की है तो हमारा पार्टनर हमें अलाउ करे कि हम बाहर भी किसी के साथ इमोशनल या ऐसे ही किसी रिश्ते में रह सके। उतनी फ्रीडम उनको चाहिए रिश्ते में। इसके अलावा रिसेंटली अभी एक और स्टडी आई है जिसमें यह है कि दिल्ली और तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है टॉप पर रहे हैं जी। इतने ज़्यादा केसेस। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे, कभी अलविदा ना कहना एक मूवी आई थी और वो जिस दौर में आई थी जब लोगों ने उसे देखा था तो सर पकड़ा था कि ये क्या ही तो दिखा रहे हैं। क्या ऐसा है कि शादियां फेल हो रही हैं, ये सब आप बाहर निकलना चाहते हैं, ये बहुत लंबा अब नहीं चलने वाला है कि ठीक है आज हो रही है 10 साल बाद नहीं होंगी, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से? देखिए, रेट्स ऑफ डिवोर्स बढ़ गए हैं, ये तो आंकड़े ही बताते हैं। आई थिंक 2019 का जो OECD का सर्वे था उसमें था कि डिवोर्स रेट्स हैव गॉन अप फ्रॉम 1 in 1000 to 13 in 1000। 2019 का था, पता नहीं कहाँ पे होगा। उसी तरह से रेट्स ऑफ सेपरेशन बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ पीपल जो थेरेपी के लिए मैरिटल थेरेपी सीख करते हैं या रिलेशनशिप थेरेपी सीख करते हैं वो बढ़ गए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में जो चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स जिस तरह से लोग देख रहे हैं उसमें कुछ गैप्स आने लग गए हैं। क्या शादियां चलेंगी या नहीं चलेंगी ये तो समय ही बताएगा। बट रिलेशनशिप्स में आज के दिन में कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं, वो रियलिटी है। जहाँ पे एक्सप्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे टॉलरेंस कम है। जहाँ पे ओपननेस ज़्यादा है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट कम है। तो जितना ज़्यादा लोग अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को स्ट्रक्चर करना चाहते हैं उतना ही रिलेशनशिप में रहना मुश्किल होता है। क्योंकि रिलेशनशिप में आपको 2 लोगों को अकोमोडेट करना है, तो आपको 2 लोगों के लिए सोचना है। अगर आप मैं से नहीं बाहर निकल सकते तो 2 लोग तो अकोमोडेट हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि उस तरह का जो कमिटमेंट लाने की ज़रूरत है उसके लिए जो पेशेंस चाहिए, जो एक लेवल ऑफ कामनेस चाहिए, वो कम है। तो लोग रफ्तार में रहते हैं, फटाफट जल्दी चीज़ें बदलें, मूव करें, आगे बढ़ें। उस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आपको पर्सनली क्या लगता है, मतलब आपको लगता है कि शादी जैसा एक जो चल रहा है ये रिश्ता वो कंटिन्यू होना चाहिए या इसमें प्रेशर बहुत है, अब लोगों को थोड़ा सांस लेने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है तो करो, अगर आपको नहीं लगता है तो मत करो? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें पर्सनल ओपिनियंस की ज़्यादा स्पेस है। मुझे लगता है कि सोसाइटी कुछ पिलर्स पे बनती है, उसकी एक पिलर मैरिजेस भी रही हैं। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी का भी पर्सनल ओपिनियन उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि मतलब कुछ कारण होते हैं जिस वजह से सोसाइटी चलती रहती है, मूव करती रहती है। तो अगर शादियाँ नहीं होंगी, फैमिलीज नहीं होंगी, रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के लिए, कंपेनियनशिप नहीं होगी जो लोग क्रेव करते हैं, जो भी मैरिजेस से भी आती हैं, तो कैसे चलेगा? प्लस हम एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जो हम डिवोर्स रेट्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं वो अर्बन इंडिया की बात है या अर्बन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड की बात है। आप जितना ही मेट्रो से दूर चले जाएं उतना ही फैमिली सब सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट हैं।
तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं ना कि शादियां नहीं होनी चाहिए, नहीं लेकिन वहाँ चलेंगी? पे फिर औरतें दबी हुई हैं, वो वहाँ आप डिवोर्स हर एक- जैसी बात कर ही नहीं सकते। हर एक जगह पे है ना? हर एक तरह का एक इशू है। हम्म, बट आप वेस्ट में भी देख लीजिए, वहाँ पे एमेंसिपेशन है अगर हाँ। हम उस तरह से सोचना चाहते हैं, बट हाँ। वहाँ पे भी शादियां हैं। हम्म, वो तो हमसे काफी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, हाँ, बट शादियां तो वहाँ पे भी चलती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से हर पूरी जगह तरह पे से कोलैप्स खत्म कर है। रही है। तो अगर डेवलपमेंट ग्रोथ हम्म, का मतलब ये था कि शादियां नहीं होनी चाहिए, तो तो वहाँ पे भी कोलैप्स कर गई हाँ। होती। तो मुझे लगता है कि समय बताएगा कि हाँ, क्या चीज़ किस तरह से रिलेशनशिप्स चलेंगे नहीं चलेंगे, मुझे लगता है। बट रिलेशनशिप्स चलाने के लिए पेशेंस लाने की बहुत ज़रूरत है और टॉलरेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एंड साथ में मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में जो नेगेटिव्स बहुत आ जाते हैं, उन पे जो हमको control लगता है कि मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मुझे अलाउड होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा टोनिंग डाउन की ज़रूरत है। माने कि आप सेम चीज़ एक शांत तरीके से भी बोल सकते हैं, मतलब उतनी हार्शनेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आजकल अग्रेशन और हार्शनेस बहुत है, बढ़ गया तो है। उसको अगर आप उस कंपोनेंट को कम कर दें तो वही सेम चीज आराम से भी बात की जा सकती है एंड उसका भी उतना ही असर होगा और उल्टा इनफैक्ट बेहतर सॉल्यूशंस निकल पर आएंगे। आपने जितनी भी चीजें बोली है ना, वो अब लोगों में नहीं है। बट लाने की जरूरत हाँ, है ना। हाँ। एंड वो वापस तभी आएंगी जब रिमाइंडर्स मिलेंगे। राइट। क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि जैसे मैं सोच रही हूँ या कर रही हूँ वो सही है, वही सही है। हाँ। बट और तरीके भी होते हैं। तो जब हम पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, अगर हम उसकी बात ही नहीं करेंगे कि यार वो सेम सिचुएशन देखने के 10 तरीके हैं, तो आप दूसरे को कैसे बताओगे कि, या वो दूसरा कैसे रियलाइज करेगा कि कोई और तरीका भी हो सकता है जो सही हो सकता है अपने में। हाँ। एंड उसकी अपनी वैल्यू है। तो वो हमें पॉइंट आउट करने की जरूरत है। बिल्कुल। एंड ओपननेस टू डिस्कस थिंग्स बहुत जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रिलेशनशिप्स को चलना है आगे चल के। और ये हर ही जगह है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ खबरें ऐसी आई ना, ये जैसे हम अभी एक्स्ट्रा मैरिटल पे ही बात कर रहे थे, मर्डर की कुछ ऐसे स्टोरीज आई हैं, न्यूज़ ऐसी आई हैं जिसमें वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर किया है। ऑल ऑफ अ सडन नेशनल न्यूज़ बन गई है वो, कि अरे आदमी तो शादी करने से डरने लग गए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, मीम्स बन रहे हैं। लेकिन जो सालों से औरतों के साथ हो रहा था उस पर कभी मीम्स नहीं बने, किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि अरे औरत शादी करने से डर रही है या कुछ ऐसा। तो वो एक्सेप्टेंस, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वो अग्रेशन है जो शायद सालों से दबा हुआ है और कभी निकल रहा है। या शायद पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए वो फ्रीडम देना ज़रूरी है कि चूज़ कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आपने रिश्तों की बात की ना कि पारिवारिक ढांचा ज़रूरी है, शादी भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। बिल्कुल। लेकिन रिश्ते तो रहे ही नहीं, बुआ भी दूर की हो गई हैं, मामा भी दूर के हो गए हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली तक हम लोग सिमटते आ रहे हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है, वो आपके रिलेशनशिप को, सोशल जो आपके स्किल्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है। ये कितना ठीक आपको लग रहा है कि नहीं, हमें फिर से रूट्स की तरफ जाने की जरूरत है और अपने पारिवारिक ढांचे को वैसा बनाना? सोशल फैब्रिक जो चेंज हो रहा है, आप उसको ज्यादा अंडू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो समय बता पाएगा। हाँ। बट उसको करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कोई इंसान अगर उठ के अपने परिवार के समुदाय को छोड़ के कहीं बाहर गया है कुछ काम करने, वो सब कुछ छोड़ के तो वापस नहीं आने वाला। बट यहाँ से भी सब उठ के वहां नहीं जा सकते। सो कुछ तो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप उस परिवार को वहां नहीं ला सकते, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप जहाँ पे भी हैं आप उन रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएं, ताकि वो सपोर्ट सिस्टम आपको अवेलेबल हो। वो भी अपने में बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने नेबर्स को जानना, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ एक रिश्ता बनाना, लोगों से रेगुलरिटी के साथ मिलना, उसकी बहुत वैल्यू है। सोशल होने की बहुत जरूरत है। सोशल होने की जरूरत है और सोशल इन अ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे, जिसमें आप भी एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाएं ताकि दूसरा भी आपकी तरफ सेम चीज करे। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, एक स्माइल कर दो। आप सेम बिल्डिंग में सब सेम बिल्डिंग में काम करते हैं, सब एक दूसरे को हर रोज देख रहे होंगे बट स्माइल नहीं करेंगे। बट यही चीजों से रिश्ते बनते हैं। छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
हाँ। बट हम उसको भी करना अपने लिए एक पेन पॉइंट बना लेते हैं। बट अगर मैं क्यों स्माइल करूं, उसको करनी चाहिए थी। ईगो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जो यंग बच्चों से ही मेरे पास आए हैं। किसी ने पूछा कि लड़कियां जो हैं वो टॉक्सिक लड़कों से क्यों अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लोगों को लगता है कि ये ऐसा जेन होगा। ज़ी के ही सवाल हैं जो मैं अब आपसे पूछने जा रही हूँ, रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हाँ। लगता है कि जब कोई अलग चीज होती है, नई चीज होती है सामने, तो इंसान को वो अट्रैक्ट कर सकती है। बट इवेंचुअली सब लोगों को चाहिए होता है कि कंपैशन मिले, केयर मिले, अफेक्शन मिले एक रिलेशनशिप में। इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कई जगह मैंने भी देखा है कि अगर इमोशनली किस अनअवेलेबल फादर रहे किसी के, तो इन फ्यूचर वो लड़की वैसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप को ढूंढती है, या ये बस ऐसी ही कही सुनी बातें हैं? नहीं, हो सकता है, होने को तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पॉसिबल हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या ओनली सिंगुलर फैक्टर है जिस वजह से इंसान उस रिलेशनशिप में पहुंचा। उस रिलेशनशिप में किस तरह से दूसरे ने एक इंसान को अपनी तरफ आकर्षित किया, उसका भी रोल है। अगर कोई आपके साथ पहले बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, बहुत आपको अच्छे से अपनी तरफ से खींच रहा है, डिस्कस कर रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है, रेलेवेंस दे रहा है, और उसके बाद पता चलता है कि उनके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं, उसमें दूसरे की गलती नहीं है। तो वो किस कारण से हुआ वो जान पाना मुश्किल है। बट इंसान अगर जब उसको रियलाइज हो गया कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है और वो उसमें फिर भी है, वो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों नहीं निकल पाते लोग ऐसे रिलेशनशिप? क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को छोड़ना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। उसमें इन्वेस्टमेंट जाती है, समय की, एफर्ट की, आपकी एक विजन बन जाती है फ्यूचर को लेके। उस विजन को तोड़ना मींस ड्रीम्स का टूटना, वो मुश्किल होता है अपने में। प्लस कई बार अगर हम ये कह रहे हैं कि पार्टनर जो हैं प्रॉब्लमेटिक हैं, तो कई बार डर होता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कह दें या कर दें जिससे कि कोई प्रॉब्लम उठ जाए, तो उस वजह से भी लोग झिझकते हैं। प्लस ब्रेकअप्स से लोग वैसे ही घबराते हैं कि उसमें कितना इमोशनल पेन एक्सपीरियंस होगा, डिस्ट्रेस होगा। तो बहुत सारे पहलू होते हैं जिस वजह से लोग हिचकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है तभी सपोर्ट सिस्टम्स का रोल, क्योंकि जब आप डर रहे होते हैं तो किसी से बात करके स्ट्रेंथ वहां से डिराइव करेंगे, तो हो सकता है जो आपके लिए सही आप वो कर पाए। आप कुछ कपल्स के लिए ऐसे टिप्स दे सकते हैं जो उनके लिए थेरेपी का काम करे? नहीं, थेरेपी का काम सिर्फ थेरेपी कर सकती है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई टिप्स हैं जो थेरेपी का काम कर सकती हैं। बट या आई फील दैट अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बीइंग माइंडफुल ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है दूसरा, हर एक इंसान की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, आपको उनको बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए। तीसरा, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में हैं, उसको रिस्पेक्ट करें। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप ना खुश हैं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आगे चल के आपके ऊपर अच्छे से रिफ्लेक्ट ना करे। तो ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम्स हैं तो उनके बारे में बात करें। पहला कदम होना चाहिए बात करना, सोल्यूशन ढूंढना। नहीं वर्क कर रहा है, लगता है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, किसी एक्सपर्ट से बात करो। वो भी नहीं वर्क कर रहा है तो छोड़ दो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। सो डोंट हैव इनफिडेलिटी। राइट। लेकिन अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करो? अब ये भी एक सवाल आया है कि जो कंट्रोल नहीं करने की जरूरत होती है, इमोशंस को मैनेज करने की जरूरत होती है। जब हम कंट्रोल करते कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमको उसको साइड में कर रहे हैं या दबा रहे हैं। हमको नहीं करना वो, हमको उसको मैनेज करना है कि आपका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है एक बैंड में रहे जो दूसरे के लिए भी प्रोसेस करना आसान हो। तो मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको अगर थोड़ी सी ऊंची टोन में बोलूंगी और बोलूंगी कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप उसको टॉलरेट कर लोगे। बट अगर मैंने चिल्ला के 2 चीजें फेंक के किया तो आप भी नहीं टॉलरेट करोगे। तो मुझे उस बैंड में रहना सीखना है। तो इट इज अबाउट मॉड्यूलेटिंग माई इमोशंस, और उसके लिए आपको अपने आप को रिमाइंडर देने की जरूरत है। उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्टेड होने की जरूरत है कि आप समझ सके कि आपको कौन सी सिचुएशन में क्या फील हो रहा है। टिपिकली लोगों की इमोशनल वोकैबुलरी बहुत छोटी होती है। हम हैप्पी, सैड, एंग्री के बियॉन्ड इमोशंस नहीं लेबल कर पाते। तो पहले तो ये समझें कि इमोशंस हो कौन से रहे हैं। थोड़ा सा समझाएं भी। बहुत सारे हैं, मतलब वो तो पूरी एक इमोशन व्हील है जिसके बारे में हम बात करते रह जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। सो डिस्ट्रेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसगस्ट है, एक्साइटमेंट है, वेरिएशंस हैं इमोशंस में।
इंटेंसिटी, टोनैलिटी। तो अगर आप वो चीज़ समझेंगे तभी आप उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो पहले समझें क्या है, फिर उसके बाद वो सिचुएशंस को समझें, आपको क्या फील हो रहा है, फिर उसके बाद में बात करने की कोशिश करें, तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। वो ज़रूरी है, कंट्रोल नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस आपके दिमाग में आ रहा है, मतलब ठीक है आपको पता है आप डिप्रेशन में नहीं हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से कैसे डील करें? मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए तो इमोशंस हावी हो सकते हैं, बट इवेंचुअली अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में लेकर जाना पड़ता ही है। कई बार आप खुद कर सकते हो, कभी कभार आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ सकती है। ओपन रहना चाहिए टू दी आइडिया कि अगर मैं इमोशंस में फंस रही हूँ तो मुझे कॉन्वर्सेशंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी और से बात करनी पड़ेगी, एंड आई शुड बी ओके विद दैट। एंड मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, देन मे बी ट्राइंग टू टेक अ ब्रेक एंड देन कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, वो हेल्प करता है। कि थोड़ा सा आपने थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया, फिर वापस गए, रीअप्रोच किया उस सिचुएशन को टू सी कि मैं क्या कर सकती हूँ अब यहाँ पे। तीसरा मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है तो या तो आप नोट डाउन करना शुरू करें। थोड़ा सा कई बार लिखने से भी एक वो बाहर कहते हैं ना, निकालने से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझा तो वो आधी सॉल्व हो गई। जी, तो कई बार आप उसको लिखते हैं, समझते हैं, तो वो उससे जो है थोड़ा सा रिलीज मिलता है, रिलीफ मिलता है, फिर आप उसको एक्शन में ला सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्रॉब्लम है तो एक्शन पे तो जाना ही पड़ेगा। तो अपने दिमाग को ये बोलना पड़ता है कि शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू एक्टिंग। एक्शन लेना शुरू करें, तभी प्रॉब्लम मूव करेगी। मूवमेंट होगी तो समझ आएगा कि डायरेक्शन सही है कि नहीं है। क्लैरिटी मिलेगी, तभी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक। एक मैं जो आपसे अभी ये सवाल पूछ रही हूँ, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों से ही आए हैं जी, जेनजी से आए हैं। किसी ने पूछा कि मैं रिजेक्शन को कैसे डील करूँ, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है। तो पर्सनलाइज ना करें सबसे पहली चीज। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया इसलिए नहीं क्योंकि आप खराब हैं, बट क्योंकि उनका और आपका फिट ठीक नहीं है। एंड वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैंने आपके सामने 5 चॉकलेट्स रख दी हैं एंड आपने एक उठा ली और आपने 4 नहीं उठाई, तो मेरे को तो अपसेट हो जाना चाहिए क्योंकि आपने तो रिजेक्ट कर दिया मैंने जो बाकी चॉकलेट्स रखी। बिल्कुल। सो इंसान को समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान की अपनी नीड होगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, अपनी पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट को लेके उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार आप रिलेशनशिप में जब होते हैं तो आगे चल के समझ आता है कि हो सकता है हमारे गोल्स नहीं अलाइन कर रहे, हमारे वैल्यूज़ नहीं अलाइन कर रहे। अगर हम ये चीज़ समझ जाते हैं तो बेहतर है कि हम एमिकेबली, अगर हम मीटिंग पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हम एमिकेबली सेपरेट हो जाएं, और उसको एज अ पर्सनल रिजेक्शन ना लें। रिजेक्शन आपका एज एन इंडिविजुअल नहीं हुआ है, रिजेक्शन हुआ है ऑफ द फैक्ट कि हम एक अच्छा रिलेशनशिप इकट्ठे नहीं बना पाएंगे। तो वो दोनों के बारे में, एक के बारे में नहीं है। तो ये इंटरप्रिटेशन अगर क्लियर लेगी तो इतना तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ फिर भी होगी क्योंकि अगर आपको आदत पड़ गई किसी से बात करने की, रिलेशनशिप में रहने की, तो वो पेन एक्सपीरियंस होगा, बट वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। आपको खुद को थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट भी करना होगा। जी बिल्कुल। और मेरा सजेशन ये है कि सैड सॉन्ग बिल्कुल ना सुने क्योंकि मुझे लगता है उनको तो बैन हो जाना चाहिए। टॉक्सिक लोगों के कुछ साइंस होते हैं क्या कि ये तो, ऑल्दो मुझे लगता है कि ऐसे किसी को वो नहीं कर देना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि सवाल आया, लोग पूछना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे साइन हैं, रेड फ्लैग्स हैं, नहीं ऐसा कि कुछ किसी नहीं। में ये आदतें मुझे दिखें तो मैं दूर रहूं। ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आपको इंडिविजुअली देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि किसके पैटर्न्स आपके साथ ठीक बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, कोर्स कर रहा है, वो नहीं चलेगा। कोई आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस को दबा रहा है, वो नहीं चलेगा। कोई आपको धक्का मारा है कि आपने मेरे हिसाब से ही चीज़ें करनी, वो नहीं चलेगा। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको याद रखनी है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को ब्रीच करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट है रिलेशनशिप में, वो बेसिक्स हैं जो नहीं है तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल सकता है। कुछ ऐसे तरीके हैं कि आप ये समझ सकें कि सामने वाला मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? ओवर टाइम समझ आता है, क्योंकि पहले दिन पे आपको नहीं पता चलेगा, तो वो आपको इंटरेक्शंस में समझ आएगा। क्योंकि जब आप प्रपोज करेंगे कोई चीज़, जब आप किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से जो उनकी सोच थी उसको सामने ले आएंगे। तो जब आप वो देखते रहेंगे ओवर टाइम, तभी आप समझ पाएंगे कि ये हो रहा है। जी, चलिए ये तो थी इनकी बात। अब एक आखिरी सवाल लेते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस पे। जी, अभी बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, काम का प्रेशर है, फैमिली को मैनेज करना है,
इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, या 42% एम्प्लॉयज़, जो मैंने एक डेटा निकाला था एक स्टडी के अकॉर्डिंगली, वो मानते हैं कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स से इफ़ेक्ट होते हैं, और जब वो उस ऑफिस पॉलिटिक्स से इफ़ेक्ट होते हैं तो वो उनके परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आप कैसे उससे डील करें? क्या आपकी अप्रोच रहे? मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अबाउट लाइफ एट वर्क। सो वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है कि मिथ है इन अ वे, जो ओवर टाइम मिथ बन चुका है, बिकॉज डिस्कनेक्ट कर पाना मुश्किल होते जा रहा है। नंबर ऑफ वर्क आवर्स रहते ही हैं, व्हाट्सएप कॉन्स्टेंटली आप कनेक्टेड ही हैं, किसी ना किसी तरह से एंगेज्ड ही हैं, तो थोड़ा सा ओवर टाइम वो मुश्किल होते जा रहा है। तो आप अपनी लाइफ एट वर्क कैसे मैनेज करते हो उसकी ज़्यादा रेलेवेंस है। तो आप अपने रिलेशनशिप्स एट वर्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पे सही बाउंड्रीज ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऑफिस में गॉसिप है, पॉलिटिक्स है, आप अपने आप को उससे निकाल सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट ना करें। दूसरे क्या कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो हमेशा हताश महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपके हिस्से है ही नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं उसको मैनेज कर सकते। एंड मुझे लगता है कि ऑफिस में इक्वेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि थोड़े सपोर्ट्स वहाँ पे भी हों जिनसे आप बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। जहाँ पे आपको लगता है कि स्किल्स में कुछ गैप्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। टिपिकली लोग एक्नॉलेज करने से डरते हैं कि मुझे हो सकता है कुछ एस्पेक्ट्स नहीं समझ आते। मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कैर्ड, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप फिगर आउट करें कि इसको ठीक कैसे करें, हाउ डू वी मेक इट बेटर। बिल्कुल जी, शुक्रिया। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर कामना छिब्बर, जिन्होंने ये बताया कि अपने लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढे और किसी का सपोर्ट सिस्टम बने। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और तनाव से दूर रहें।